नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट की अपनी सारी श्रृंखलाओं को पूरा कर लिया था। उसके साथ साथ हमने आपको अभ्यास भी करा दिया था प्रेजेंट के क्वेश्चंस का। अब इस मॉड्यूल से, इस वीडियो से हम पास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। कंपटीशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पास्ट, और इसके अंदर जितने भी आप इस 4 पार्ट पढ़ोगे इंडेफिनिट से लेके परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको इनके माध्यम से डिलीवर करेंगे। आज के ही इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जाऊंगा जो कंपटीशन में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और ये ऐसी बेसिक जानकारी होगा जो आपको कंपटीशन में कहीं से जानने को नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए, जिससे आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकें। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ बेसिक चीज़ें लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट का हम पहला हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहली बात करूं तो पहचान क्या है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम पे भी आपको बताया था। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में किसी कार्य के होने की सूचना हमें देता है। जो काम पास्ट में हो गया है उसकी जानकारी अगर हमें मिलती है तो वो किसके माध्यम से मिलेगी? पास्ट इंडेफिनिट। दैट्स वाई हमने बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है कि बीते हुए समय का कोई भी कार्य बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। टू रिप्रेजेंट एनी पास्ट एक्शन वी ऑलवेज यूज़ पास्ट इंडेफिनिट। हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैंने 3 साल पहले अपनी डिग्री पूरी की, इसका मतलब ये काम पास्ट में हुआ है, तो वो वाक्य किससे बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो पहली जानकारी तो हमने ये ले ली कि पास्ट का कोई भी एक्शन अगर हमें बताना है तो दैट इज़ ओनली मेड बाई पास्ट इंडेफिनिट। अब आते हैं हम इसकी वर्ब्स के ऊपर। आपको ध्यान होगा शुरुआती प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में मैंने आपको एक बात कही थी कि अंग्रेजी में 75% हिस्सा बोलने में और लिखने में केवल 2 चीज़ें हमारे काम आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। एक पढ़ चुके हैं, एक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 तरीके के वर्ब्स होते थे, वन फॉर सिंपल सेंटेंस और एक होते थे नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए। तो यहाँ पे हम 2 तरीके की क्रियाएँ देख रहे हैं, ध्यान से देखें। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉर सिंपल सेंटेंस। देखिए, पास्ट की एक खास बात और है, प्रेजेंट के चारों हिस्सों में हमने जो भी क्रियाएं पढ़ी वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एक प्लूरल के लिए। पर पास्ट में केवल कंटिन्यूअस को छोड़ के पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब होती है, वेदर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। इट मीन्स क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी वाक्य अगर आप बनाना चाहेंगे दैट इज ओनली मेड बाय सिंपल सेंटेंस बनाना चाहेंगे, किससे बनेगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखें, सब्जेक्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, केवल सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये बनेगा डिड, और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका विशेष ध्यान रखें आप कि डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि डिड लगा देते हैं और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ कर देते हैं? सेकंड फॉर्म। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई कि पास्ट इंडेफिनिट हम कब इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्रियाएं यानी वर्ब क्या हैं। 2 तरीके की वर्ब हैं। अब आते हैं हम अगली चीज़ पे। हम बताएंगे आपको इसके हिंट वर्ड। हिंट वर्ड मतलब जिन्हें देख के हमें पता लगेगा कि हमें वाक्य किसका बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट का। लेट्स सी। तो दोस्तों, अब हम पास्ट इंडेफिनिट के हिंट वर्ड्स देख लेते हैं। वो चीज़ जिससे आपको एग्जाम में पता लगेगा कि इस सेंटेंस में वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की लगेगी। मैंने कहा था कि हिंट वर्ड जहाँ भी होते हैं वहाँ पे आपको स्पष्ट पहचान करा देते हैं कि वाक्य प्रेजेंट का बनेगा, पास्ट का बनेगा, फ्यूचर का बनेगा, और इन तीनों में भी किस हिस्से का बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की 4 बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इन 4 पहचान में से किसी ना किसी एक पहचान के ऊपर, एक हिंट वर्ड के ऊपर एग्जाम में आप जरूर क्वेश्चन देखोगे, चाहे आप किसी भी टाइप के कंपटीशन में जाएं। तो ये चारों हिंट वर्ड आपको विशेषतः बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद होने चाहिए, इनका विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला हिंट वर्ड जो होगा वो हमारा है एगो। मतलब अगर वाक्य में एगो आ रहा है तो आप वाक्य में किसकी क्रिया लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा हिंट वर्ड हमारा है यस्टरडे, जो पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया लेता है। तो ये दोनों हिंट वर्ड हो गए, ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट की क्रियाएं लेते हैं। तीसरे और चौथे नंबर पे ऐसे हिंट वर्ड हैं जिनसे सैकड़ों हिंट वर्ड और तैयार कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है लास्ट प्लस समय सूचक शब्द, यानी लास्ट के साथ कोई भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हम लगाते हैं, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट,
तो वो निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट का संकेत है और आपको वाक्य किसका बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट। चौथा हिंट वर्ड इनफाइनाइट है। एनी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड, पास्ट को व्यक्त करने वाला कोई भी शब्द, जैसे कोई व्यक्ति कहे मैंने 2010 में ग्रेजुएशन किया, इसका मतलब ये पास्ट का संकेत है, आपका वाक्य किससे बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये ध्यान रखें कि इन चारों में से किसी भी एक संकेत का उपयोग वाक्य में किया गया है तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप जो वाक्य बनाओगे वो किसका बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो 3 चीज़ें हमने इसमें जान ली, पहचान सीखा, क्रियाएं जान ली और ये जान लिया कि किस शब्द के आने पे हम वाक्य किसका बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब आगे बढ़ने से पहले आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट आपके क्लियर करूँगा जो ज़िंदगी भर हर स्टूडेंट के, हर कैंडिडेट के अधूरे रहते हैं और उनको कोई क्लियर करने वाला नहीं है। स्टूडेंट खुद आगे बढ़ के उनका प्रयास नहीं करता है, जिसके कारण कंपटीशन में सैकड़ों गलतियां करता है। अच्छे लोग करते हैं, सामान्य नहीं, अच्छे लोग जो मानते हैं कि हम अंग्रेजी में बहुत पारंगत हैं वो भी गलती करते हैं। तो इन कमियों को, इन गलतियों को सुधारने के लिए मैं जो आगे अब डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में उसे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके विशेष काम आने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा आपके लिए जो आप यहाँ पे आप देखोगे। लेट्स सी, देखते हैं। दोस्तों, जो चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और ये ऐसे पॉइंट है कि अगर आज आप इनको सीख गए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से डिलीवर करूँगा आपके आगे। इन पॉइंट को अनक्लियर डाउट माना गया अंग्रेजी में। ये ऐसे डाउट हैं जो बच्चे के दिमाग में हमेशा अनक्लियर्ड रहते हैं। बहुत सारी अंग्रेजी की ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे लोग गलती करते हैं। हम तो डेली देखते हैं राइटिंग में ऐसी गलतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम मासेस लेवल पे गलतियाँ जाके नहीं सुधरवा सकते, परंतु जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट कंपटीशन फेस करेगा उसको कतई ये गलती करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका नुकसान भी उसको ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम पास्ट इंडेफिनिट की पहचान अगर सिंपल सेंटेंस में बनाने से करें तो वो सेकेंड फॉर्म से होती है। इसका क्या मतलब है, अगर हम प्रेजेंट की तरफ अवलोकन करें, देखें कि हमने प्रेजेंट में 4 हिस्से पढ़े, तो किसी क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं। बेसिक फॉर्म जो हम बात करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट में अब तक हमने सिर्फ 2 ही फॉर्म का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट फॉर्म का और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमने अब तक नहीं किया है, यानी अब से पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं जहाँ कहीं सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 5वें नंबर वाले पार्ट पर हम आ गए हैं। इससे आगे हमें 7 हिस्से और पढ़ने, ना तो पहले इसका उपयोग हुआ है ना कहीं आगे होगा। अंग्रेजी में आपने एक कहावत सुनी होगी, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने होना। ऐसा पूरी अंग्रेजी में अगर किन्हीं 2 के बीच में संबंध होता है तो वो संबंध होता है किसके बीच में, पास्ट इंडेफिनिट और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और यही मेरे वो 3-4 पॉइंट छुपे हुए हैं जिनमें अच्छे कैंडिडेट गलतियाँ करते हैं। बताता हूँ मैं आपको कैसे बच सकते हो आप। इसका मतलब मेरा ये है, मान लो आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन आता है एक्टिव का और आपसे कहा जाता है पैसिव, और वहाँ पे आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि उसमें टेंस बदलता है। अब मान लीजिए वो टेंस सेकंड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है और आप उसे नहीं जज कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, इज़ार एम आईएनजी देख के आप पहचान लोगे। आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, हैज हैव और थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म ऐसी चीज़ है जो कई जगह दिक्कत खड़ी करती है पहचान करने में। और जहाँ पहचान करने में इसमें दिक्कत हुई आपको, वहाँ पे आप कभी भी नहीं पहचान पाओगे कि ये वाक्य किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, और जो करना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये दिक्कत कहाँ आएगी, यही आज हमारे 3-4 पॉइंट है जिन पर हम फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको क्रियाओं के कुछ पैटर्न बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। इन्हीं पैटर्न में आपके राज छुपे हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट मजबूत बनाएंगे आपके। पहला पैटर्न होता है क्रिया का कि किसी क्रिया के तीनों फॉर्म डिफरेंट होना। जैसे मैंने पहला फॉर्म लिखा है गो, वेंट, गॉन, यानी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। दूसरी वर्ब लिखी मैंने राइट, रोट, रिटन, तीनों फॉर्म अलग हैं। तो ऐसे में अगर मुझे इस क्रिया की पहचान होती है जो दूसरों से अलग है, तो मैं तुरंत इसे देख के वाक्य में पता लगा लूँगा कि ये जो मेरा वाक्य बन रहा है वो किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। यानी मेरा कहने का मतलब है कि क्रियाओं के फर्स्ट पैटर्न में सेकंड फॉर्म को पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि वहाँ सेकंड फॉर्म दूसरों से क्या होती है, अलग होती है। तो ये तो हमने पहला पैटर्न देखा, हमारा पहला बिंदु हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पैटर्न पे, यानी हमारे दूसरे बिंदु पे। उसमें देखते हैं कि हम कैसे गलती से बच सकते हैं। लेट्स सी।
तो दोस्तों अब आते हैं क्रियाओं के दूसरे टाइप के पैटर्न पे, यानी हमारे दूसरे बिंदु में। इस पैटर्न में क्या होता है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म से क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब फर्स्ट फॉर्म अलग होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है। और ज़्यादातर जब सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती हैं तो ये भी देखने को मिलता है कि उनके अंत में ईडी लगा होता है, पर हर एक जगह नहीं देख सकते जैसा यहाँ पे है। पर सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है और फर्स्ट फॉर्म अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैटर्न में हमें जो दिक्कत है वो दिक्कत इस चीज़ को लेके आएगी कि ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। बचपन में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आगे इसका टीचर पढ़ाता है स्कूल में कि बेटा याद कर लो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। बच्चे ने याद कर लिया बहुत अच्छी तरह। एक दिन वही टीचर आता है और क्लास में ऐसा एग्जाम्पल लिख के और ये बोलता है टीचर कि ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो बच्चे के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है कि टीचर ने इसको सेकंड फॉर्म क्यों कहा, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं कहा। बच्चे के अंदर इतना करेज नहीं होता कि वो क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अंग्रेजी में तो वैसे ही डरा होता है। वो सोचता है हमारा क्या जा रहा है, आज सेकंड फॉर्म मान लेते हैं, 10 दिन बाद टीचर आके कहेंगे ये थर्ड फॉर्म है, ब्याज लग गई, मान लो एक डंडा बढ़ गया, उस दिन थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो वो मन में जो चीज़ दबा ली ना आपने, वो ज़िंदगी भर दबी हुई है। अभी भी मैं दावा कर सकता हूँ कि आप में से मैक्सिमम जो व्यूअर देख रहे हैं वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट कि सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम अंतर कैसे करें। और ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपका खेल खत्म। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर किया जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब भी सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये जंगल के राजा की तरह होता है जो पूरे जंगल पे एक छत्र राज करता है, शेर। तो सेकंड फॉर्म बिल्कुल उसी की तरह जब भी वाक्य में आती है हमेशा अकेले आती है और इसके साथ कोई भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस वर्ब का स्टेटस 100% कौन सी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म। बट मान लीजिए कि मैं इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिख दूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आवश्यकता के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। कई बच्चे ये याद रखते हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। मैं कहता हूँ इज़ार एम के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप कोई पूर्व धारणा बना के ना चलें, बस आप तो इतना ध्यान रखें कि ऐसी कोई क्रिया जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है, अगर वो अकेले आ रही है तब तो वो 100% सेकंड फॉर्म का काम करेगी। और अगर उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो एक डंडा बढ़ जाएगा, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। और जैसे ही हमने इसको रिमूव किया ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। तो हमारे सेकंड पॉइंट में आपने बड़े आसानी से समझ लिया कि सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफ्रेंशिएट हम किस तरीके से करते हैं। ये हमेशा अकेले आती है और ये हमेशा किसके साथ आती है, हेल्पिंग वर्ब्स। अब आते हैं हम अपने तीसरे पैटर्न पे, वो क्या है देखते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्रियाओं का तीसरा पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है कि किसी क्रिया की पहली और तीसरी फॉर्म सेम होती हैं और सेकंड फॉर्म इनसे अलग होती है। ये मैंने आपको बताया था, अगर सेकंड फॉर्म दूसरी फॉर्म से अलग है तो पहचानना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म रेन और यहाँ पे केम, ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी कम फर्स्ट फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। तो ऐसे में अगर सेकंड फॉर्म दोनों क्रियाओं से अलग है और ये वाक्य में आ रही है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वाक्य किसका है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तीसरे पैटर्न में हमने कोई दिक्कत महसूस नहीं की, क्योंकि सेकंड फॉर्म पहली और तीसरी फॉर्म से बिल्कुल क्या है, अलग है। अब आते हैं हम अपने सबसे डिफ़िकल्ट पैटर्न पे, जिसे हम 4th नंबर पे पढ़ेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस होगी। वो पैटर्न हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्रिया के चौथे पैटर्न पे, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको पास्ट इंडेफिनिट रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत मैंने महसूस की है कि लगभग हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को रहती है अपनी एजुकेशन करियर के अंदर और बाद में भी। तो इस दिक्कत को दूर कर लीजिए, मेरे साथ देखिए, चीज़ को बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, बड़े ढंग से समझें इस चीज़ को, जिससे आगे आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी नहीं। इस पैटर्न में क्या होता है कि पहली, दूसरी, तीसरी तीनों फॉर्म समान हो जाती हैं। 2 क्रियाओं के फॉर्म लिखे हैं मैंने, ये तीनों फॉर्म समान है। थर्ड फॉर्म पे मैं कोई चर्चा करूंगा नहीं आपसे, क्योंकि थर्ड फॉर्म आपको पहले ही मैंने बता दी कि हमेशा वाक्य में लिखेंगे तो किसके साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हमारी चर्चा हो रही है किसके साथ, फर्स्ट और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब हम सीधे टकराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और किससे, पास्ट इंडेफिनिट से। तो इस चर्चा में ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जब समान है
तो अब आप देखो कितनी तकलीफ होती है। मान लो ये सेंटेंस मैंने दिया आपको बोर्ड, ये पैसे बनाने के लिए एग्जाम में आ गया, या कोई और काम करना है हमको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ अच्छे अच्छे लोग गलतियाँ करते हैं, हमें इस वाक्य का टेंस रिकॉग्नाइज करना है। कान में कोई फूंक मारने तो आएगा नहीं आपके कि भाई ये प्रेजेंट है, पास्ट है, सही करो तो तुम करो, गलत करो तो तुम करो। तो इसको रिकॉग्नाइज करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि हमें पता करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट टेंस। दो ही चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि मेन वर्ब से पूरी अंग्रेजी में दो ही सेंटेंस बनते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है या किसका बनता है, पास्ट इंडेफिनिट। बहुत छोटी सी चीज़ है यहाँ पे जो दिमाग लगाने वाली है, वो ये है कि हमारा वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। और आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगता है, जो यहाँ नहीं लग रहा है। तो देखते ही तुरंत पता लग गया कि ये यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारी मदद किसने करी, सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर है तो इसका अर्थ ये है कि हम देख के ही पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट का वाक्य है या पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ता है, एस या ई एस। अब जो दिक्कत हमें आएगी वो दिक्कत कब आएगी, जब हम यहाँ पे इसके स्थान पे मान लो कोई प्लूरल सब्जेक्ट लिख दें। अब हमें पता करना है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। तो अब तो अगर ऊपर वाला भी उतर के आ जाए तो भी नहीं बता सकता कि ये प्रेजेंट का वाक्य होगा या पास्ट का, क्योंकि अब ये दोनों ही हो सकता है, क्योंकि यही फर्स्ट फॉर्म है और यही कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो इस स्थिति में कहते हैं ना, ग्राउंड के दो एम्पायर अगर फेल हो जाए किसी मैच में तो थर्ड एम्पायर का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड एम्पायर होगा कोई हिंट वर्ड। मान लीजिए यहाँ पे ये हिंट वर्ड मैं लिख दूंगा, तब ये क्रिया किसको इंडिकेट कर देगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंट वर्ड है। और अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह ये वाला हिंट वर्ड लिखूँ तो ये वर्ब अपने आप ही कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे जस्टिफाई किया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको किसी हिंट वर्ड की जरूरत नहीं है, क्रिया देख के ही पता लगा लोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर प्लूरल है तो आपको पता तभी लगेगा जब वहाँ पे कोई हिंट वर्ड मौजूद है, अन्यथा आप उस वाक्य का कतई पता नहीं लगा सकते कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है या पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये जो फैक्ट्स मैंने आज आपके सामने डिलीवर किए हैं, ये इस तरीके के फैक्ट हैं कि आपको हर जगह काम आएंगे और हर क्वेश्चन सॉल्व करने में है। एग्जाम में जब बैठता है ना तो अच्छा स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे बड़ी चीज़ आती है पर वो छोटी चीज़ों से हमेशा वंचित रहता है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने फैक्ट डिलीवर किए हैं उनको बड़े ध्यान से रिवाइज करिएगा और दिमाग में सेट कर लें, जिससे ज़िंदगी में कभी गलती ना हो। आपको मेरे ये फैक्ट्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इन चीज़ों को डिलीवर कराने के लिए आप ये चैनल जितना हो सके सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि ये ज्ञान जो आप ले रहे हैं वो आपके मित्रों तक भी पहुंच सके। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो धारा की तरह है। आप इस धारा में जितने लोगों को जोड़ेंगे ये उतने लोगों तक पहुंचेगा। और आपसे जो स्नेह हमें इस प्रयास के लिए मिल रहा है उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे हमेशा। आप बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में कुछ ऐसी फैक्ट लेके मैं आपके सामने और हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।